भारतीय जनता पार्टी ने राजस्थान के चुनावी समर में अपना अंतिम दांव चलते हुए राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और प्रदेश के कई सीनियर लीडर्स की मौजूदगी में अपना संकल्प पत्र जारी किया। आपको बता दें कि जेपी नड्डा ने संकल्प पत्र जारी करने के साथ ही इसे प्रदेश की जनता के लिए विशेष बताया। उन्होंने कहा कि यह संकल्प पत्र किसानों के लिए, महिलाओं के लिए और गरीब तबके के लिए है एक वरदान साबित होगा। बीजेपी के संकल्प पत्र पर और राजस्थान की राजनीति से जुड़े अन्य मुद्दों पर भारतीय जनता युवा मोर्चा की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष नेहा जोशी से नवतेज टीवी के वरिष्ठ संवाददाता उमंग माथुर ने की खास बातचीत। राजस्थान में अब से कुछ ही दिनों में विधानसभा चुनाव होने हैं। आपको बता दें कि भारत में 5 राज्यों में चुनाव है। मध्य प्रदेश में शुरुआत भी हो चुकी है। राजस्थान की अगर हम बात करें तो हमारे साथ में राजस्थान प्रभारी और बीजेपी की यूथ विंग की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष नेहा जोशी जी मौजूद हैं, जो उत्तराखंड से आती हैं। नेहा जी, बहुत बहुत स्वागत है पहले तो आपका नवतेज में, क्योंकि आप यूथ विंग के आप राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं, उत्तराखंड से आप आते हैं। राजस्थान प्रभार आपको दिया है और आज हम कह सकते हैं कुछ 7 या 8 दिन बाद राजस्थान में भी मतदान होने हैं। लोकतंत्र के महापर्व में राजस्थान के संपूर्ण निवासी, भले ही वो युवा हों, महिलाएं हों, बुजुर्ग हों, सब लोग बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेंगे। कल बीजेपी ने अपना संकल्प पत्र जारी किया है। आप भी युवा हैं, यूथ विंग के आप राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं। क्या लगता है आपको कि युवा क्यों बीजेपी को वोट दे, या फिर बीजेपी ने अपने संकल्प पत्र में युवाओं के लिए क्या कुछ वो खास सौगातें दी हैं? धन्यवाद। सबसे पहले तो नवतेज टीवी के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार, और लगातार आपके माध्यम से जो सटीक जानकारी यहाँ राजस्थान चुनाव के बारे में लोगों को मिल रही है, इसके लिए आपका विशेष धन्यवाद। जहाँ तक अगर मैं युवाओं की बात करूँ, देखिए युवा क्या चाहता है। युवा ये चाहता है कि उसको सही मौके मिले, सही अपॉर्चुनिटी मिले, और यही सबसे बड़ी पीड़ा राजस्थान की युवा की रही है कि पिछले 5 सालों में जो मौके मिले हैं वो कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को मिले हैं, कांग्रेस के जो नेता हैं उनके परिवार वालों को मिले हैं। नौकरियों में भर्ती आती है तो इन्हीं के परिवार के लोगों को मिलती है। पेपर होते हैं तो एक के बाद एक 19 पेपर लीक हो जाते हैं। जो पेपर लीक होते हैं उन अपराधियों पर कोई कार्यवाही नहीं हो पाती। देखिए, पेपर लीक अब ये कहेंगे देश में और हिस्सों में भी हो रहे हैं। उत्तराखंड में जब पेपर लीक हुए तो हमारे माननीय मुख्यमंत्री ने देश का सबसे सख्त नकल विरोधी कानून लेकर आए। जो इसमें लिप्त पाए गए उनकी संपत्ति बुलडोज़र लगाकर ध्वस्त कर दी गई, कुर्क हो गई। आज उनके परिवार और पूरे एक मैसेज पहुंच गया कि अगर आप नकल करते हैं या करवाते हैं तो आपका क्या हश्र होगा। लेकिन क्या आप ये बात राजस्थान के युवाओं को ये संदेश आप दे पाए? बिल्कुल नहीं। कैसे आप दे पाएंगे जब आप खुद इसमें लिप्त होंगे? तो आज का युवा जो सबसे बड़ी चीज़ चाहता है, आज का युवा मेहनत करने से नहीं कतरा रहा है। खासकर राजस्थान का जो युवा है, ये तो वीर भूमि है, और वो चाहता है इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले, फेयर अपॉर्चुनिटी मिले, और गहलोत साहब और उनकी सरकार ने यही इन युवाओं को नहीं दिया है। तो अगर आप बीजेपी का संकल्प पत्र देखें, चाहे वो एसआईटी की घोषणा हो कि जो ये पेपर लीक प्रकरण है, इसमें जो एक व्यक्ति जो इसमें लिप्त है, चाहे वो अधिकारी है, कर्मचारी है, नेता है, उन सबको पकड़ा जाए, ठोस कार्यवाही, और ऐसी कार्यवाही हो कि आगे की 7 नस्लें में ऐसे कोई काम करने से डरे। युवाओं के लिए अपॉर्चुनिटी हो, किसानों के लिए प्रोत्साहन हो। देखिए, कृषि से आज युवा दूर भाग रहा है, हम अक्सर कहते हैं, लेकिन कृषि में युवा को प्रोत्साहन देने के लिए क्या किया जा रहा है? तो ये भी सोचने का काम हमारे भाजपा के संकल्प पत्र ने कहा है। जो युवा किसान है, अगर उसे किसान सम्मान निधि 6,000 की बजाय 12,000 उसमें करने की घोषणा की गई है। तो ये बहुत सारे छोटी बातें जो हमारे संकल्प पत्र में हैं, वो युवाओं को प्रेरित करेंगी स्वरोजगार की तरफ। जो सरकारी नौकरियां आएंगी, अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी, उसमें युवाओं को एक फेयर चांस मिले। इस सब का एक खाका उस संकल्प पत्र में देने की कोशिश की है। महिलाओं और युवतियों के ऊपर भी बहुत केंद्रित किया गया है कि केजी से लेकर पीजी तक के लिए हमारी जो बच्चियां हैं, और राजस्थान में आज भी, क्योंकि मैं लगातार राजस्थान में घूम रही हूं, तो आज भी ऐसे क्षेत्र हैं जहां थोड़ा और बच्चियों के लिए काम करने की ज़रूरत है। और वसुंधरा जी के टाइम में बहुत इस पर काम हुआ था, लेकिन पिछले 5 साल में कोई प्रगति इस दिशा में नहीं दिखी, बल्कि महिलाओं के खिलाफ अपराध में राजस्थान नंबर 1 हो गया। तो एक सुरक्षित राजस्थान बने, समृद्ध राजस्थान बने, और बहनों को आगे बढ़ने का मौका मिले, इसकी चिंता संकल्प पत्र में की गई है। नेहा जी, एक युवाओं की आपने बात करी, फेयर चांस की आपने बात करी। कहीं ना कहीं फेयर चांस से जुड़ा हुआ अगर एक मैं सवाल ले लूँ, हमारे देश में पिछले कई सालों से आरक्षण को लेके काफ़ी सारी बातें होती हैं, और इसमें कहीं ना कहीं अब ये बात बोलनी चाहिए, नहीं बोलनी चाहिए, लेकिन कहीं ना कहीं एक वर्ग हमारे इस वर्ण व्यवस्था में, हमारे जाति समाज में अब एक वर्ग ऐसा है जिसके बच्चे अब सरकारी नौकरी से विमुख होते जा रहे हैं।
मैं बात कर रहा हूँ जनरल कास्ट की। और आरक्षण की बात करें तो भीमराव अंबेडकर जी ने कहीं ना कहीं 10 साल के लिए शायद ये प्रावधान किया था, लेकिन राजनीति की वजह से ये लगातार बढ़ता गया। हर जाति कहीं ना कहीं आज आरक्षण की मांग कर रही है। फेयर चांस की अगर हम बात करें तो क्या लगता है आरक्षण को जोड़ते हुए किस प्रकार से आने वाले समय में अगर ये हो पाए तो क्या लगता है आपको आरक्षण को किस प्रकार से आगे रखना चाहिए, नहीं रखना चाहिए, और रखना चाहिए तो किन मापदंडों पे रखना चाहिए? देखिए, जब तक भेदभाव रहेगा तब तक आरक्षण की ज़रूरत पड़ेगी। जिस दिन हम ये कह पाएंगे कि हमारे दलित समाज का या जो भी समाज जिसको आरक्षण मिला है हमारे संविधान में, उसका हर व्यक्ति जो है अपने आप को सामाजिक रूप से, और देखिए आरक्षण कभी व्यक्तिगत नहीं होता, आरक्षण कभी व्यक्ति को नहीं होता है, कम्युनिटी को होता है। तो जब तक हम उस पूरे समाज को एक पायदान पर नहीं पाते जो उनके पेयर्स हैं उनसे, तब तक हमें आरक्षण चाहिए। और आज भी हमारे समाज में जिस तरह की घटनाएं हमने पिछले 5 साल में राजस्थान में ही देखी हैं, उससे साफ साबित होता है कि आरक्षण आज के भारत में 2023 के भारत में भी कहीं ना कहीं प्रासंगिक है। लेकिन मैं आपकी इस बात से सहमत हूँ कि हमारा जो शीर्ष नेतृत्व है, एज अ कंट्री हमें ये सोचना पड़ेगा कि कोई भी व्यक्ति, कोई भी काबिल युवा अगर हो तो वो अपनी उसको एक फेयर चांस ना मिले, अपॉर्चुनिटी ना मिले, ऐसा ना हो। और इसी कारण शायद मोदी जी EWS आरक्षण भी लेकर आए कि इकोनॉमिकली बैकवर्ड जो हमारे कैटेगरी के लोग होते हैं, चाहे वो किसी भी समाज से आते हों, उनको भी हक है। तो लास्ट व्यक्ति तक पहुंचने की कोशिश देखिए लगातार मोदी जी ने पिछले 9 सालों 9.5 सालों में की है, और मुझे पूरी उम्मीद है कि उनके नेतृत्व में आगे भी कोशिश होगी कि आरक्षण कम ज़्यादा करने की यहाँ बात नहीं है, आरक्षण सही व्यक्ति तक पहुँचे। ये काम मोदी जी के नेतृत्व में ज़रूर हो रहा है। आखिरी सवाल नेहा जी आपसे, आप उत्तराखंड से आप आते हैं, और उत्तराखंड की अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं जैसे भारत हमारा कृषि प्रधान देश है और उत्तराखंड में कृषि बहुत मुश्किल है, तो कहीं ना कहीं जो लोकल लोग हैं, जो स्थानीय लोग हैं, जो किसी भी वजह से जो बाहर नहीं जाना चाहते, उनके लिए स्वरोजगार की दिशा में उत्तराखंड में एक बहुत बेहतरीन काम जो हुआ है वो है होम स्टे योजना। वैसा ही क्या लगता है आपको कि उस प्रकार का सुझाव क्या आप प्रदेश भाजपा में अगर सरकार बनती है कि आप देना चाहेंगे कि यहाँ राजस्थान में भी कई ऐसे रिमोट एरियाज़ हैं जो टूरिस्ट पॉइंट के हिसाब से तो काफ़ी अच्छे हैं, वहाँ टूरिस्ट आते हैं, लेकिन वहाँ पर खेती बहुत मुश्किल है, अर्निंग के कोई ज़्यादा चांसेस है नहीं, तो क्या होम स्टे जो योजना वहाँ पे चालू की गई है उत्तराखंड में, उस प्रकार की या और ऐसी कोई योजना स्वरोजगार के हिसाब से क्या लगता है आपको यहाँ चालू होनी चाहिए, और क्या आप ऐसा सुझाव देंगे? देखिए, होम स्टे जो योजना है वो उत्तराखंड के लिए क्रांतिकारी योजना बनकर आई, और ख़ासकर ये जो कोरोना का हम काल झेल के निकले हैं, उसके बाद बहुत सारे ऐसे युवा जो उत्तराखंड से बाहर काम कर रहे थे, और उत्तराखंड के युवा अक्सर आपको देखेंगे कि हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में बहुत मिलते हैं। मैं यहाँ राजस्थान में भी जाती हूँ तो कहीं ना कहीं मुझे उत्तराखंड के युवा यहाँ होटल्स में काम करते हुए मिलते हैं। तो कई युवा वापस आए और उन्होंने अपने घरों को या मिलजुल कर एक पूरा एक कम्युनिटी स्थापित करके होम स्टे बनाने शुरू किए, और उत्तराखंड सरकार ने उन्हें प्रोत्साहन दिया, उनको आसान लोन, बिना ब्याज के लोन, इस तरीके की योजनाएं उनको स्पेशलाइज दी। और आज जब टूरिस्ट उत्तराखंड में आता है तो वो एक विशुद्ध उत्तराखंडी अनुभव के लिए वो इन होम स्टे में जाना ज़्यादा पसंद कर रहा है बजाय कि बड़े बड़े होटलों के। तो जाहिर है कि ये जो एक योजना है ये पूरा एक आपको एक संस्कृति का भी अनुभव देती है। तो अगर मैं राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में बात करूं तो जो हमारे सीमांत क्षेत्र हैं, खासकर जहां पर बहुत बड़े बड़े इस तरीके के प्रतिष्ठान बनाना मुश्किल है, वहां पे हमारे लोगों की आजीविका को बढ़ाने के लिए होम स्टे योजना मुझे लगता है एक मील का पत्थर साबित हो सकती है, क्योंकि संस्कृति की दृष्टि से देखें तो ये सारे क्षेत्र बहुत रिच हैं। मैं जैसलमेर, पोखरन, इस सारे क्षेत्र में जब मैं गई, बीकानेर का सीमांत क्षेत्र जो है तो बहुत सुंदर है। जो प्रकृति आपको वहाँ देखने को मिलेगी, जैसा आसमान आपको वहाँ दिखता है शायद पूरे भारत में ना दिखे, लेकिन छोटे छोटे प्रतिष्ठान जब वहाँ पर बनेंगे और इस तरह होम स्टे योजना होगी तो वहाँ जो छोटे छोटे गांव जो हैं जहाँ से आज बड़ी संख्या में पलायन शुरू हो गया है, और मोदी जी हमेशा इस बात पर बल देते हैं कि हमारे जो बॉर्डर विलेजेस हैं जिनको वो प्रथम गाँव उन्होंने संज्ञा दी है, पहले लास्ट गाँव बोला जाता था, प्रथम गाँव में कैसे हमारे पलायन रोकना है। तो मुझे लगता है होम स्टे योजना इस पलायन को रोकने में बहुत ही प्रभावी साबित हो सकती है और आजीविका तो बढ़ेगी जी। तो ये थे हमारे साथ नेहा जोशी, जिनका साफ तौर पर कहना है बीजेपी ने जो संकल्प पत्र जारी किया उसमें न सिर्फ युवाओं के लिए बल्कि महिलाओं के लिए, किसानों के लिए, बेरोजगारों के लिए काफ़ी कुछ इसमें दिया गया है कि अगर आने वाली सरकार बीजेपी की होती है तो जो चीज़ें इन 4.5-5 सालों में नहीं हुई हैं या जानबूझकर नहीं की गई हैं वो तमाम
चीज़ें राजस्थान के तमाम निवासियों के लिए की जाएंगी। और भविष्य की अगर हम बात करें तो जिस प्रकार से उत्तराखंड में कई योजनाएं हैं जो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शुरू कर रखी हैं, भले वो पलायन रोकने की हो या महिलाओं के हकूक़ की हो, वो तमाम योजनाएं ये भी चाहती हैं कि यहाँ पर भी लागू हो, ताकि राजस्थान में भी जो सीमांत एरिया है वहाँ से पलायन रुके और स्थानीय लोग अपने स्थानीय ज़मीन पर, अपनी मातृभूमि पर ही अपनी आजीविका कमा सके। इस प्रकार की भी योजना राजस्थान में शुरू होनी चाहिए। सहयोगी कैमरामैन अजय के साथ उमंग माथुर, नवतेज टीवी, जयपुर। देश और दुनिया की हर बड़ी खबर के लिए सब्सक्राइब करें नवतेज टीवी और पल पल के अपडेट्स के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें, क्योंकि आपकी खबरों का भरोसेमंद साथी है नवतेज टीवी।